is the sum of R payment to the factor of production which are using to produce any commodity or quantity. इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कोस्ट को मुसारिफ कहा जाता है, मीन्स किसी भी चीज़ को बनाने पर जो खर्च आ रहा है, जो मुसारिफ आ रहा है, हर तरह की जो उसमें कोस्ट है वो आप शामिल करेंगे. फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक बुक बना रहे हैं, उस एक बुक को बनाने में जो भी किसी फर्म का जो भी खर्च आ रहा है उसे हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक बनाने उस पर आपको जो रॉ मटेरियल, अगर आपने जो लेबर की कॉस्ट है, आपकी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट की, आपने अगर कोई बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है उस रेंट की कॉस्ट, उसको पब्लिसिटी करने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आर टाइप ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है वो अगर 10 रुपीज़ की बन रही है तो एक फर्म की कोशिश होगी कि वो 12 रुपीज़ की मार्केट में सेल हो, ताकि 10 रुपीज़ की कॉस्ट के बाद जो ऊपर की उसकी 2 रुपीज़ हैं, दीज आर द रेवेन्यू. रेवेन्यू का आप जो लेक्चर है वो आप ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि कोई भी फर्म की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जब भी कोई फर्म कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो वो एक तो कॉस्ट को देखती है, उस चीज़ को बनाने पे जो खर्च आ रहे हैं, और आफ्टर उसका रेवेन्यू देखती है. कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टुडे वी आर स्टडी कॉस्ट एनालिसिस. सो कॉस्ट क्या है? किसी भी चीज़ को बनाने पर जो किसी भी फर्म का खर्च आता है. कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, मीन्स मुसारिफ तो फायद है मिकदार का. जब आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज आता है तो वैसे वैसे आपकी डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ती जाती है. बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव relationship. Now there are different aspects of different type of cost. First of all, total cost. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ आर एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये इंक्लूड होती है किसी भी फर्म के तमाम एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, चाहे वो एक्सपेंडिचर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में हो और चाहे वो एक्सपेंडिचर आपकी वेरिएबल कॉस्ट में हो. टोटल कॉस्ट को हम कुल मुसारिफ कहते हैं, और कुल मुसारिफ जो होते हैं वो सम होते हैं आपके हर तरह के किसी भी फर्म की किसी चीज़ को बनाने पे जो तमाम मुसारिफ आ रहे हैं उसे हम टोटल कॉस्ट यानी कुल मुसारिफ कहते हैं. और कुल मुसारिफ दो तरह के होते हैं, उनमें टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. नाउ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट टोटल फिक्स कॉस्ट, मीन्स कुल मोइना मुसारिफ इसे कहते हैं. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट डजंट डिपेंड ऑन द आउटपुट. आपका आउटपुट इंक्रीज हो या ना हो, आपका फर्म का यूनिट, कोई भी प्लांट, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, ये जो कॉस्ट है ये आपकी फिक्स्ड रहती है, ये चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल आपकी इस वक्त प्लांट नहीं चल रहा, आप कोई भी चीज़ नहीं बना रहे हो, लेकिन जो बिल्डिंग है उसका रेंट तो परमानेंट है, वो तो आपको देना ही देना है. आपकी जो सैलरीज है परमानेंट स्टाफ की वो आपने देनी ही देनी है. आपके कुछ फिक्स टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं. आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, अगर आपने बैंक से इंटरेस्ट कैपिटल लिया हुआ है, तो ये तमाम वो एक्सपेंडिचर हैं जिसका जो डिपेंड नहीं करते हैं आपके आउटपुट पे, कि आपके आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा. आपको फर्म को ये एक्सपेंडिचर बियर करने ही करने हैं. दैट्स व्हाई इट इज का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. इट डजंट डिपेंड ऑन क्वांटिटी. ठीक है, और इसको हम इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट मीन्स बिरवास्ता मुसारिफ, और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट को ही कहा जाती है, उसके अल्टरनेट नेम है. एक बार याद रखिएगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट. आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. और फिक्स कॉस्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, क्योंकि ये हर हाल में एक फर्म को बर्दाश्त करने ही करने हैं, चाहे वो लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को उसको हर हाल में बियर करने हैं. नाउ थर्ड वन इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज रिलेटेड टू द आउटपुट. अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में मुतगय्यरा मुसारिफ भी इंक्रीज होंगे. अगर आपकी आउटपुट नहीं इंक्रीज हो रही है, आज यूनिट बंद है, आउटपुट नहीं हो रही है, तो फर्म को ये मुसारिफ बर्दाश्त, वेरिएबल कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगी. जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, आपकी कोई चीज़ बनेगी तभी आप ये कॉस्ट बियर करेंगे. आपके टैक्सेस हैं, ठीक है, आपके वेजेस ऑफ लेबर है कि आपने लेबर को तभी हायर करना है जब आप ज़्यादा चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपने जो लेबर भी हायर नहीं करेंगे अगर आपकी कोई आउटपुट नहीं हो रही है. आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है. ठीक है, अगर आपकी आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है तो इस कॉस्ट में भी इंक्रीज आएगा. ठीक है, और अगर आपकी आउटपुट में इंक्रीज नहीं हो रहा तो इस कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आएगा. इट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटली डिपेंड ऑन द आउटपुट. ये इंक्रीज होगी अगर आउटपुट इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज नहीं होगी अगर आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा. डेफिनेटली आप इधर फार्मूले से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं. टोटल फिक्स कॉस्ट को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. तो याद रखिएगा, जो फिक्स कॉस्ट होती है इज नेवर डिपेंड ऑन
आउटपुट, चाहे आपका प्लांट चले या ना चले, ये कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो परमानेंट कॉस्ट एक फर्म की होती है, वो उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इज टोटली डिपेंड ऑन द आउटपुट। आपका आउटपुट होगी तो कॉस्ट होगी, अगर आउटपुट नहीं आप कर रहे हैं या कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये कॉस्ट भी कम या ज़्यादा होती रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज का वर्ड जब भी आ जाता है उसको हम पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन में एक फॉर एग्जाम्पल आपने ये तो यहाँ तो हम टोटल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 बुक्स बनाई हैं, 500 बुक्स की टोटल कॉस्ट है, बट एवरेज कॉस्ट के एक बुक को बनाने पे आपके कितने एक्सपेंडिचर आए हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो पर इकाई जो मुसारिफ होते हैं उसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट औसत मुसारिफ। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होता है कि आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें अपने आउटपुट पर। नाउ यू हैव एवरेज कॉस्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। और आपको पता है टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वही है कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्यू पर। आपके पास जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे क्यू पर। जब भी आप कोई चीज क्यू पर डिवाइड कर देते हैं तो वो पर यूनिट की फॉर्म में आ जाती है, मीन एवरेज की फॉर्म में आ जाती है, औसत मुइना मुसारिफ। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत मुतगैरा मुसारिफ, सेम फार्मूला। आप वेरिएबल कॉस्ट जो आपके पास सिंपल निकलेगी उसको आप क्यू पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आउटपुट। मीन्स आपके पास ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, इसको आप क्यू पर डिवाइड कर देंगे। नाउ यू हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आप अपनी हर सिंपल कॉस्ट को विदाउट द एवरेज, आप अपनी सिंपल कॉस्ट को जब क्यू पे डिवाइड करते जाएंगे, टोटल आउटपुट पे डिवाइड करते जाएंगे तो वो एवरेज बन जाएगी। नाउ 7 इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का वर्ड जब भी आया, मैं आपको कहा था उसके आप चेंज होता है, उसका मतलब मीन्स एडिशन कॉस्ट, कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जब भी फर्म कोई एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उस एडिशनल यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्म को कॉस्ट बियर करना पड़ रही है, इट इज का मार्जिन को मोहतती मसारिफ। मीन अगली इकाई की पैदावार पे जो भी फर्म के मुसारिफ आ रहे हैं, इट इज का मार्जिन को। और मार्जिन को आप हमेशा मोहतती मसारिफ हमेशा याद रखिएगा, आप टोटल में से निकालते हैं, चाहे वो मार्जिन रेवेन्यू हो, मार्जिन कॉस्ट हो, वो हमेशा टोटल में से निकलते हैं। Now there is a short run analysis। आपको पता है there are 2 टाइम पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म के पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मंथ या 6 मंथ होते हैं कि आप अपने फर्म अपनी इंक्रीज़ नहीं कर सकती अपने वॉल्यूम में, यानी कोई भी फर्म के पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि वो अपने फर्म की आपके साइज़ में, उसके हुजम में, उसके जिसामा में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते। मैं बहुत नया कारखाना लगा रहे, कोई नया प्लांट लगा रहे, नहीं, वो सिर्फ अपनी आउटपुट में किस तरह से इंक्रीज कर सकती है, चेंज करके कुछ वेरिएबल फैक्टर को। याद रखिएगा आपके पास 2 तरह के फैक्टर होते हैं, मुतगैरा फैक्टर होते हैं, इन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं। आपने फर्स्ट लेक्चर्स में आपने देखो लेबर, रैंड, लेबर, कैपिटल, आउटपुट, 4 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो उनमें कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं और कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर तो आपको पता है यहाँ पे सेम है, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, सेम है, फैक्टर भी फिक्स्ड है। तो शॉर्ट रन में अगर आप कुछ अपनी आउटपुट में कोई भी फर्म इजाफा कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुतगैरा अवामिर को चेंज करके उसमें रद्दो बदल करके उसमें इजाफा कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट रन में अगर आप ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड बहुत कम है, फर्म अपने आउटपुट में इजाफा नहीं कर सकती, तो क्या बिल्कुल भी इजाफा नहीं कर सकती? नहीं, हम इजाफा कर सकते हैं। देखिए हम इजाफा कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके इजाफा कर रही है। फिक्स्ड फैक्टर जो हमारे मुइना अवामिर है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब आपको पता है फिक्स्ड को आपको पता है सेम होती है, चाहे इस डजंट डिपेंड ऑन आउटपुट भरे या ना भरे, 20 ये भी आपने पीछे डेफिनेशन देखा। आपने वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम याद करना है, ये इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कैसे है, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे, आगे बाद टोटल कॉस्ट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ना अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे आपने ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट लेनी है, एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट लेना। देखें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, डू नॉट वेरी विद द चेंज ऑफ आउटपुट, बट वेरिएबल कॉस्ट आप देखने में चेंज हो रही है विद द चेंज ऑफ आउटपुट। पॉइंट इज हियर अबाउट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं कि पहले जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट,
ठीक है, इंक्रीज हो रही है सॉरी एट डिक्रीजिंग रेट। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट ए, इट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एक जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट। वाई? क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट है पर लाइन में टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट। वाई डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे अभी आपकी कॉस्ट में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। क्यों इजाफा नहीं हो रहा? क्योंकि फर्म के पास अभी कैपेसिटी है, फर्म के पास अभी रोट ऑफ फैक्टर्स हैं जो वो भी अपने लगा सकती है और अपने आउटपुट में और इजाफा कर सकती है। यानी फर्म के पास अभी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, फर्म के पास अभी कैपेसिटी भी है आउटपुट को मजीद पूरा करने के लिए, और उसकी कॉस्ट भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। अभी उसकी एक कॉस्ट आ रही है लेकिन वो कह रही है कि अभी तक मैं उसको बियर कर सकता हूँ। इंक्रीज हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो फर्म अब क्या कह रही है कि मैं अभी और आउटपुट प्रोड्यूस करूँगी। नाउ आफ्टर द पॉइंट ए, आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, फर्म की जो टोटल कॉस्ट है अब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे अब वाई? बिकॉज अब फर्म की कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। 6 के बाद अब आप देखिए वो और प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि 6 के बाद अब उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जा रही है। यहाँ देखिए 6 पे अब कॉस्ट उसकी 260 पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो वो अब और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी क्योंकि अब उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी एफिशिएंसी नहीं रही, इतने रिसोर्सेज नहीं रहे कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके। अब उसकी कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नाउ द सेम पॉइंट इज हियर अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट। मुतगैयरा मुसारिफ में भी यही है कि पहले उसकी जो कॉस्ट है, उसके जो मुसारिफ है उसमें इजाफा हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। वाई? बिकॉज अभी फंड के पास वेरिएबल फैक्टर मौजूद हैं, चाहे अरसा करीर है चाहे शॉर्ट रन है, लेकिन उसके पास अभी वेरिएबल कॉस्ट उसकी अभी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। फर्म अभी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, फर्म के पास रिसोर्सेज हैं, इसे वो भी आउटपुट में इंक्रीज करेगी। नौ जैसे उसने अभी आउटपुट में जैसे इंक्रीज किया उसकी वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होना शुरू हो गया। नाउ हेयर द फर्म अब ये कहती है कि अब मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो ना वो आफ्टर द 6 पॉइंट वो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है क्योंकि यहाँ पे उसकी दोनों जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट पे। तो याद रखिएगा जो फिक्स कॉस्ट है वो तो एक कंटिन्यूसली फिक्स्ड रहती है और उसका एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे जो ये है जो एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है वो पहले इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट, एंड देन आफ्टर फुलफिल द फुल कैपेसिटी जो फर्म्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एट द डिक्रीजिंग रेट। दिस इज अ वेरी इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डायग्राम अबाउट इन टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अक्सर आपको क्वेश्चन आता है कि वाई टोटल कॉस्ट firstly increase at increasing rate and after the point of inflection why it increase at firstly it increase and decreasing rate and after the point of inflection why it increase and increasing। तो आपने बताना है कि पहले फर्म एक फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, उसके पास रिसोर्सेज है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है, तकसीर हासिल पे काम कर रही है, और आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फर्म की जो कैपेसिटी है वो इज ओवर। नाउ अब दीज आर द एवरेज कर्व्स। अभी हमने एवरेज कर्व्स के बारे में नहीं पढ़ा शॉर्ट टर्म में, ये आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस देख रहे हैं, कॉस्ट एनालिसिस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने पता है, आपने उसी तरह जो आपने पीछे फिक्स्ड कॉस्ट का टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, आपने उसको क्यू पे डिवाइड कर दें। इस तरह वेरिएबल कॉस्ट को 1 पे, 120 को 2 पे, 140 को 3 पे डिवाइड कर दें। इस तरह टोटल कॉस्ट को भी हर एक को उसकी आउट यूनिट पे डिवाइड कर दें। इस तरह आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 5th यूनिट तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कंटिन्यूसली गिर रही है एंड देन आफ्टर 6 इट इंक्रीज, ठीक है। 5th यूनिट तक एवरेज टोटल कॉस्ट भी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग है एंड देन 6 आउटपुट पे इट इंक्रीज। ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली स्टीपली डिक्लाइन, उसके अंदर बहुत तेजी से डिक्लाइन आ रहा है। ये देखें बहुत तेजी से फिक्स कॉस्ट के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। मोइना मुसारिफ के अंदर, औसत मोइना मुसारिफ के अंदर बहुत तेजी से डिक्लाइन है। उसकी वजह आप ये बता सकते हैं कि अरसा करीर में जो फर्म अपनी पैदावार में इजाफा करती भी है वो उससे मुतगैयरा अवामिल की वजह से करती है। मोइना अवामिल इसमें फिक्स्ड है, और जब आप फिक्स्ड अवामिल को पे आउटपुट पे उसको डिवाइड करते जाएंगे उस पर, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएंगे। नाउ दैट इज कि आप देखें एवरेज फिक्स्ड को फार ओवर लार्जर एंड लार्जर जैसे जैसे आप आउटपुट में इंक्रीज करते जा रहे हैं, ओवर लार्जर एंड लार्जर व्हेन आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। अब देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आप ये देख रहे हैं ये गिर रहे हैं,
ठीक है, फिफ्थ पॉइंट थे। और फिर आफ्टर द ये ए पॉइंट आप इसको ये कह सकते हैं, इसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है दोनों का इसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इंक्रीजिंग ट्रेंड, पहले दे बोथ कोस्ट फॉर कंटिन्यूसली एंड आफ्टर द पॉइंट ए इट इंक्रीज। ठीक है, एवरेज टोटल को हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होती है। ठीक है, एक बार याद रखें, अब पॉइंट इज दिस कि वाई फर्स्ट इट डिक्लाइन एंड आफ्टर द ए पॉइंट वाई देन राइज, ये क्वेश्चन है, वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर एंड देन राइज, अक्सर आता है। आपने एक बात याद रखनी है कि अरसा करीब जो शॉर्ट रन में जो एवरेज कॉस्ट है वो जो पहले गिरने का पहले फॉलिंग ट्रेंड है एंड देन फिर राइजिंग ट्रेंड आता है, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या फिर आप कहना रॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कानून मुतगैर तनासुबात। देखें अब आप इस बात को अच्छे तरीके से समझें। पहले देखिए आपकी जो कॉस्ट है वो गिर रही है, इसका मतलब फर्म के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है कि फर्म चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है विद रो कॉस्ट, तभी तो उसकी कॉस्ट गिर रही है। ठीक है, मीन्स फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है। ठीक हो गया। अब आफ्टर द ए पॉइंट फर्म की कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी, मीन्स फर्म के पास अब वो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी अब कम होती जा रही है, अब जैसे जैसे वो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे अब उसकी कॉस्ट में बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ आफ्टर द ए पॉइंट अब फर्म यहाँ पे किस ट्रेंड पे काम कर रही है, डिक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कि कॉस्ट में कमी आ रही है, डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कॉस्ट में इजाफा आ रहा है, ये ऑपोजिट होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कि तकसीर हासिल का मतलब होता है कि फर्म के पास रिसोर्सेज एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दैट्स व्हाई उसकी कॉस्ट में डिक्लाइनिंग आ रहा है। यहाँ पे आफ्टर ए पॉइंट डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्म की अब टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एफिशिएंसी कैपेसिटी कम होती जा रही है और उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई बोथ है इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से, ये एक बेसिक रीज़न है कि अरसा करीर के जो मुसारिफ हैं वो क्यों पहले गिरने का रुझान रखते हैं और फिर एकदम उनके अंदर इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। तो फर्स्ट आप देखिए रॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कानून मुतगैर तनासुब, कि पहले फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम करती है एंड आफ्टर ए पॉइंट इट वर्क ऑन डिक्रीजिंग रिटर्न। अब ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये वही है, मैंने उसी तरह टोटल कॉस्ट को लिखा, एवरेज कॉस्ट आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया क्यू पर, ये एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया। मार्जिन को मैं हमेशा बताया टोटल कॉस्ट में से निकालते हैं, मीन्स अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करते हैं, माइनस द एडिशन टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, 140 में से 90, 160 में से 140, 180 में से 160, इस तरह से आपके पास ये मार्जिन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास AC एंड MC आ गया, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट आ गया। नाउ अब ये देखें, आपने AC एवरेज कॉस्ट को तो आपने पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये पहले डिक्लाइनिंग ट्रेंड रखती है और फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड रखती है, वाई ड्यू टू रॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि पहले ये इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न पे। मार्जिन कॉस्ट भी आप देख रहे हैं कि फॉर शार्पली एंड देन राइज, जब मार्जिन कॉस्ट आप देखें कि गिर रही है तो मार्जिन कॉस्ट AC से नीचे है, AC से लेस है, ये आप देख रहे हैं। और जब आफ्टर द ए पॉइंट, आफ्टर द मिनिमम पॉइंट, मार्जिन कॉस्ट जब राइजिंग ट्रेंड रख रही है तो मार्जिन कॉस्ट अबव है AC से, ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, रीज़न आपने ये देने कि क्यों अरसा करीर के जो मुसारिफ होते हैं वो पहले गिरने का और फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड रखते हैं, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, शार्पली फॉल ट्रेंड आ रहा है उनमें, तो कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है, मार्जिन कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये मैंने एवरेज कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी आपकी पहले आप जो कॉस्ट में जो एकदम डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि जो फर्म है वो इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है। ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जब कोई भी फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम करती है तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज होती है, और ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू उसके कानून तकसीर हासिल है। यहाँ तक पॉइंट ए से पहले आपने बस ये एक्सप्लेनेशन देनी है कि एक फर्म जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न के अंडर काम कर रही है, दैट्स वाई ये सिचुएशन आ रही है। आफ्टर ए पॉइंट आपने ये क्लैरिफिकेशन देनी है कि कोई भी फर्म रॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में तकरीर हासिल के तहत काम करे, दैट्स वाई उनकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया। वेरी सिंपल, मार्जिन कॉस्ट पहले गिरने का रुझान रखती है और फिर तेजी से चढ़ती है, और जब चढ़ती है, जब इंक्रीजिंग ट्रेंड रखती है तो मार्जिन कॉस्ट में ज़्यादा तेजी से इजाफा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट
में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ रही है एज कम्पेयर टू एवरेज को। आप ये देखते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, वाई शॉर्ट रन कर्व आर यू शेप, ये यू शेप क्यों होते हैं? ये तमाम आप देख रहे हैं ये यू शेप के हैं, ये भी यू शेप के, एवरेज टोटल भी, एवरेज भी, मार्जिन कॉस्ट तो बिल्कुल ही परफेक्ट यू शेप के है। तो आप एक बार याद रखनी है, क्योंकि इसमें आप ग्राफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तहत काम करते हैं। वही बात, पहले आप इंक्रीजिंग रिटर्न पे होते हैं, मीन्स पहले एक फर्म की कॉस्ट में कमी आ रही